तो आप सबका स्वागत है जे के ब्रो के इस चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 26 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के चेयरमैन गन ही और सांग जिनवू के बीच की मीटिंग को दिखाया जाता है। यहाँ पे गन ही सांग जिनवू को समझा रहे होते हैं कि अपनी कंट्री के जितने भी 5 जो ताकतवर गिल्ड हैं वही अपने कंट्री के बेसिकली चलाते हैं। अगर और वो इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि हम भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऊपर से अगर सांग जिनवू भी उनमें से किसी गिल्ड में ज्वाइन हो जाएगा तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है ये बेसिकली हंटर्स के लिए ना एक पुलिस फोर्स का काम करती है। मतलब जैसे कि उन पे लीगल एक्शंस वगैरह लेना, ठीक है ना। तो अगर सांग जिनवू किसी गिल्ड को ज्वाइन कर लेगा तो वो और भी पावरफुल हो जाएंगे, तो उनका कंट्रोल ही नहीं रहेगा उस गिल्ड के ऊपर। तो यहाँ पर गनी जिनवू को बोल रहे होते हैं कि वो बाकी किसी गिल्ड को छोड़कर यहाँ पे मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर ले। यहाँ पे जिनको थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि ये जो चेयरमैन है इसकी पहुंच बहुत ही ऊपर तक है, और अगर किसी के ऊपर इसका हाथ हो तो वो बहुत ही हाई रैंक तक जा सकता है। कानून उसके हाथ में होगा, वो मीडिया को भी कंट्रोल कर सकता है, साथ ही में वो नेशनल असेंबली को भी ज्वाइन कर सकता है। और ये हंटर एसोसिएशन वाले बाकी के गिल्ड के ऊपर कंट्रोल भी रखते हैं। और देखा जाए तो हमारी कंट्री को एक हंटर एसोसिएशन की ज़रूरत भी है, और इस चेयरमैन के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये बहुत ही बूढ़ा हो चुका है। तो इसको अपनी कुर्सी के लिए एक बंदा चाहिए जो कि एक एस रैंक का हंटर हो। मगर यहाँ पे जिनवू गन ही को मना कर देता है कि वो इनके हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं कर पाएगा, जिस पे कि गन ही बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और मन ही मन सोच रहे होते हैं कि ये भी बाकी हंटर्स की तरह ही है, इसको भी बहुत ही ज़्यादा पैसा चाहिए। जिस पे कि जिनवू कहता है कि मुझे मॉन्स्टर के साथ फाइट करनी है, जिस पे कि गन ही और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें मॉन्स्टर के साथ फाइट करनी है, मतलब तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें रेड पे जाना है। जिस पे जिनवू कहता है जी हाँ, मैं रेड के लिए अंदर जाना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपकी जो हंटर एसोसिएशन है इनको हमेशा ही डी रैंक या ई रैंक की टेंजेंस मिलती है, क्योंकि जो ए बी रैंक की टेंजेंस होती है उनको बड़ी गिल्ड वाले खरीद लेते हैं, जिसके वजह से कि मैं लेवल अप नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होना चाहता हूँ और इसलिए मुझे टेंजन के अंदर ही होना चाहिए। जिस पे कि गन ही जिनवू की आंखों की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये लड़का तो सच बोल रहा है, इसमें तो सच में ताकत की भूख है, ये टेंजन के अंदर जाके अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहता है। तब यहाँ पे गन ही अपने चेस्ट पे हाथ रख के कहते हैं मेरे दिल तो बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, आज मैंने बहुत ही दिन से ऐसी फीलिंग को कभी भी महसूस नहीं करा। अगर मैं शायद जवान होता तो शायद मेरी भी यही ख्वाहिश होती कि मुझे टेंजन के अंदर जाना है और मॉन्स्टर को मारना है। तभी जिनवू वहाँ से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरी सिस्टर घर पर अकेली है और मुझे घर जाना है। यहाँ पे चे और गन ही जिनवू को शुक्रिया बोल रहे होते हैं मुझे टाइम देने के लिए। तभी यहाँ पर जिनवू वूजिन के सामने जाके कहता है कि आपका अंदेजा गलत नहीं था, वहाँ पे जो मॉन्स्टर से डबल लायर वाले उनको मैंने नहीं मारा था। यहाँ पे वूजिन शॉक हो जाते हैं और मनी मन सोच रहे होते हैं कि आखिर जिनवू ने उन मॉन्स्टर्स को नहीं मारा तो फिर उन मॉन्स्टर्स को मारा किसने। तभी वहाँ से जिनवू चले जाता है। तभी चेयरमैन वूजिन से कहते हैं कि जब हंटर में हीलिंग मैजिक के पावर की रिवील हुई थी तब मैंने सोचा था कि मैं कुछ मैजिक स्पेल्स का यूज़ करके अपने बुढ़ापे से छुटकारा पा लूंगा। मैं सच में ऐसा ही सोचता था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं कितना गलत सोचता था, यहाँ तक कि कोई एस रैंक का हीलर भी मेरे को दोबारा से जवान नहीं कर सकता है। और अपनी कंट्री में जितने भी टॉप 5 के गिल्ड हैं वो सभी एस रैंक के हंटर को अपने अंदर रिक्रूट कर रहे हैं और अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे हैं। उनकी पावर तो एक नेशन की आर्मी से भी ज़्यादा है, और अगर इसी तरह वो अपने पावर को इंक्रीज करते रहे तो जल्दी ही वो इस कंट्री पे कब्जा कर लेंगे। जिस पे कि वूजिन उस चेयरमैन से कहता है सर तभी तो आप इस एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, ताकि आप सभी गिल्ड वालों पे नज़र रख सकें। जिस पे कि चेयरमैन वूजिन से कहते हैं जब भी एसोसिएशन को मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके लिए हमेशा यहाँ खड़े रहूँगा। हालांकि मैंने गलत करा, क्योंकि मैं भी एक हंटर हूँ तो मुझे भी टेंजन के अंदर होना चाहिए। जिस पे कि चेयरमैन वूजिन से कहते हैं कि मेरी आज की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है सबको कैंसिल कर दो। जिस पे वूजिन कहते हैं क्या आपके अपॉइंटमेंट्स तो मिनिस्टर के साथ हैं। तो वूजिन उसे बताते हैं कि जिनवू की वजह से आज मेरा मूड बहुत ही अच्छा है और मैं मिनिस्टर्स के साथ मिलकर उसको ख़राब नहीं करना चाहता। तुम बस मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल कर दो और चलो हम दोनों कहीं चल के ड्रिंक करते हैं। जिस पे कि वूजिन कहता है मैंने ज़्यादा कभी पी नहीं है, तो क्या आप अभी भी मेरे साथ पीना चाहते हैं। तो चेयरमैन बोलते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चलो हम थोड़ा सा मज़ा एंजॉय करते हैं। जिनवू ने तो मेरे अंदर के जवान हंटर को जगा दिया। आज मुझे सच में दोबारा ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि मतलब एक मॉन्स्टर को टेंजन के अंदर मारना कैसा फील होता है। तभी हमें दूसरे सीन में डांसुक दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में पट्टियों में लिपटा हुआ होता है और उसके दिमाग के अंदर एक फ्लैशबैक सी चल रही होती है कि जिनवू के पिता ने उसे कितनी बुरी तरीके से मारा था। तभी डांसुक यहाँ अपनी आंखों को खोलता है और कहता है क्या क्या मैं यहाँ पे कोई सपना देख रहा था। वहाँ पे डांसुक के बगल में एक एसोसिएशन का एक मेंबर खड़ा होता है जो कि डांसुक से कुछ सवाल पूछने के लिए आया हुआ था। जिस पे डांसुक उसे कहता है अगर तुम्हें कोई ज़रूरी काम नहीं है तो तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ।
जिसपे कि वो एसोसिएशन का मेंबर हान डांगसुक से बोलता है कि तुम जिस बंदे की इन्वेस्टिगेट कर रहे थे क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है। जिसपे डांगसुक कहता है हाँ मैं पूरा श्योर हूँ कि वो एक मॉन्स्टर है, तुम्हें क्या लगता है मैंने किसी एक सिविल पे अटैक करा था। तभी वो मेंबर कहता है कि हमारे पास उसकी वीडियो है और उसने बहुत सारे ह्यूमंस की जान बचाई थी, हमने आज से पहले किसी भी मॉन्स्टर को किसी ह्यूमन की जान बचाते हुए नहीं देखा है। तभी डांसुक उसे कहता है कि तुमने कभी सुना है कि कोई इंसान किसी टेंजन से 10 साल बाद जिंदा बच के आ जाए, वो एक मॉन्स्टर ही है। जिसपे कि वो मेंबर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और डांसुक से कहता है कि जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे एसोसिएशन में आ जाना, वहाँ पे बहुत सारे पेपर वर्क है जो कि हमें कंप्लीट करने हैं। तभी यहाँ पे डांसुक उस मेंबर के वहाँ पे जाने से पहले उससे एक सवाल पूछता है, क्या तुम्हें उस इंसान के बारे में पता है वो अभी कहाँ है। जिसपे वो मेंबर कहता है कि जिसने एक एस रैंक के हंटर को मारा हो उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, तुम्हें मारने के बाद वो वहाँ से बस गायब हो गया था। जिसपे कि डांसुक क्या मन ही मन सोच रहा होता है ये तो सच में बहुत ही एक शर्मनाक बात है। तभी वहाँ पे उसे कुछ याद आता है जहाँ पे कि जिन्बो के पिता ने उसे कहा होता है कि तुम दोबारा से अपनी कोरिया में दोबारा कभी शक्ल मत दिखाना, मेरे बेटे के लिए नहीं बल्कि तुम अपने लिए। अगर तुम मुझे कोरिया में दिख गए तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम मर जाओगे लेकिन तुम्हारी आंखें खुली रहेंगी, मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रहेंगी। भला इसका क्या मतलब है और उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ऐसी धमकी देने के लिए। जैसे ही मैं यहाँ से ठीक हो जाऊंगा मैं उसे जान से मार दूंगा, मुझे पता है वो कहाँ जा रहा है और मुझे उससे लड़ने के लिए अपने इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी और अपने इक्विपमेंट की मदद से मैं उसे बड़ी आसानी से हरा दूंगा। यहाँ से ठीक होते ही मुझे अपने गिल्ड वालों से बात करनी होगी और जितने ज़्यादा हो सके उतने इक्विपमेंट को इकट्ठा करना होगा। मैं यहाँ से ठीक होते ही उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी यहाँ पे हमें दूसरे सीन में सांग जिन्वू का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने लैपटॉप के सामने बैठ के एक विंडो खोल के बैठा हुआ होता है और बोल रहा होता है कि अपने कंट्री में तो हज़ारों की तादाद में हंटर्स है और उनके इक्विपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा वेबसाइट है जहाँ पर वो वेपन्स को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। जितने ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट होंगे हंटर्स उतने ही सेफ रहेंगे और वो जितने ही अच्छे होंगे उतने ही महंगे भी होंगे। इसीलिए एक डी रैंक और एक ई रैंक के हंटर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट खरीदना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जिन्हों यहाँ पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स हैं वो तो सच में ही बहुत ज़्यादा महंगे हैं और मुझे लग रहा था कि मैं अपने सेविंग के बेसिस पे इन्हें को खरीद सकता हूँ। मेरे को लग रहा था बहुत मेरे पास तो बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं मगर ये तो सच में ही बहुत ज़्यादा महंगे हैं। जिनमें यहाँ पे सोच रहा होता है कि डीमन कासल के अंदर तो फायर मैजिक काम नहीं करता है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी हर बिल्डिंग में लगभग आग ही लगी पड़ी रहती है और जैसे जैसे मैं लेवल के ऊपर चलता जा रहा हूँ वहाँ पे फायर इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा खरीदना चाहिए जो कि मुझे डीमन कासल में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। अगर वहाँ पर लगभग सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है तभी जिनको यहाँ पे डिसाइड करता है कि शायद मुझे अपने सिस्टम से खुद खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर वो अपने सिस्टम का विंडो ओपन करता है लेकिन उसे वहाँ पे भी कुछ खास मिलता नहीं है। तभी यहाँ पर जिनको सोच रहा होता है क्या मुझे अपने इस क्रिस्टल को बेच देना चाहिए जो कि मेरे मैजिक को डबल कर देता है। यहाँ पर जो नॉर्मल इक्विपमेंट मिल रहे हैं इनसे तो 20% या 30% मैजिक पावर बढ़ती है जबकि मेरे क्रिस्टल से तो सीधा 100% डबल हो जाएगी और मुझे इसके अच्छे खासी कीमत भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मुझे उन सभी को एक्सप्लेन करना होगा कि आखिर मेरे पास एक क्रिस्टल आया कैसे क्योंकि मैं अभी भी एक ई रैंक का हंटर ही हूँ और एक ई रैंक के हंटर के पास इतना बढ़िया क्रिस्टल और महंगा क्रिस्टल आया कैसे। तभी यहाँ पे जिन्बू सोचता है कि मुझे किसी गिल्ड को ज्वाइन कर लेना चाहिए जो कि ए रैंक के टेंजन में आए। लेकिन यहाँ पे भी तो प्रॉब्लम ही है, आखिर कोई भी एक ई रैंक हंटर को क्यों हायर करेगा मतलब ए रैंक के टेंजन के अंदर जाने के लिए। तभी यहाँ पर जिन्बू को एक साइट दिखती है जहाँ पर कि वो एक ई रैंक के हंटर को रिक्रूट कर रहे होते हैं अपने गिल्ड के अंदर और जिन्बू उनके गिल्ड को ज्वाइन कर लेता है। तभी यहाँ पर हमें वो जिन दिखाया जाता है दूसरे सीन में जो कि मिस्टर चेयरमैन गनही को जिन्बू की सारी फाइल्स दे रहे होते हैं, मतलब बेसिकली उनको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं जिन्बू के बारे में। जिसपे कि गनी कहते हैं कि देखो तो यहाँ पर इसे ये तो यहाँ पर बच्चा लग रहा है जबकि ये तो इतना बड़ा हो चुका है। यहाँ पे वो जिन चेयरमैन को सारी बातें बता रहे होते हैं कि कैसे वो डबल लेयर वाले इंसिडेंट से बचकर आ गया था। लेकिन वो बता रहे होते हैं कि मुझे लगता है ये शायद वहाँ पर डबल एवेकन नहीं हुआ है क्योंकि अगर ये वहाँ पर डबल एवेकन हुआ होता तो ये वहाँ के सारे मॉन्स्टर को मार देता और बाकी सारे हंटर को भी बचा लेता। यहाँ पे वो जिन चेयरमैन को एक और बात बताते हैं कि उनके खबरी के अकॉर्डिंग जो जिन्वू है उसने एक गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है और उसने हंटर गिल्ड वालों को ज्वाइन करा है। जिसपे कि चेयरमैन कहते हैं क्या, मुझे लगता है उसने पैसे के लिए ऐसा करा होगा क्योंकि हंटर गिल्ड वाले सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं। जिसपे कि वो जिन कहता है सर मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि उसने तो अटैक फोर्स की जगह पे एक माइनिंग की टीम को ज्वाइन करा है। यहाँ पे वुजिन चेयरमैन को पुरानी बातें बता रहे होते हैं जब जिन्वू एक ई रैंक का हंटर था और ई रैंक के हंटर में भी वो सबसे कमज़ोर हंटर था। तब भी वो टेंजन के अंदर जाया करता था, वो हर बार इंजर्ड हो जाता था लेकिन वो फिर भी हर बार टेंजन के अंदर जाता था क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार है और उसकी बहन भी हाई स्कूल में है। जिस पे कि चेयरमैन कहते हैं देखो तो इस लड़के को, ये तो बहुत ही अजीब है, इसने तो अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठा रखी है जबकि इसके बाप तो मिसिंग है
साथ ही में चेयरमैन को एक और बात समझ में नहीं आ रही होती है, क्योंकि जिन्वू एक एस रैंक का हंटर है, तो भला उसने माइनिंग टीम को ज्वाइन क्यों करा है। अभी यहाँ पे हमें माइनिंग टीम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि जिन्वू उन माइनिंग टीम्स की यूनिफॉर्म को पहन कर आ गया होता है, और वो बंदा जिन्वू से कह रहा होता है तुम तो एक ई रैंक के अंडर हो ना, तुम तो बिल्कुल ही सही टाइम पर आए हो। जिस पर जिन्वू कहता है हाँ मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ और मैंने अभी अभी माइनिंग टीम को ज्वाइन करा है। तो बस यहीं पर हमारे इस वीडियो की एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़े कमेंट्स भी कर ही देना।